Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Mid Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखो ये जो चैप्टर 4 है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपके टर्म 2 एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। एग्रीगेट्स के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि किस तरह से हम ग्रॉस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं नेट वैल्यू में, डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम में, फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करते हैं मार्केट प्राइस में एंड वाइस वर्सा। तो देखो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि ये जो सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये यहाँ पर अप्लाई होंगी। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखो किसी भी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए नेशनल इनकम एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर कंसिडर किया जाता है। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड है इनकम मेथड और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 मेथड अप्लाई क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेसेस होते हैं। कौन कौन से 3 फेसेस होते हैं? पहला फेस है प्रोडक्शन फेस, दूसरा फेस है इनकम फेस और तीसरा फेस है एक्सपेंडिचर फेस। देखो जो प्रोडक्शन यूनिट में इनकम जनरेट हुई उसकी वजह से एक्सपेंडिचर अराइज हुआ और जब एक्सपेंडिचर अराइज हुआ तो जो पैसा प्रोडक्शन यूनिट में जनरेट हुआ था वो वापस प्रोडक्शन यूनिट में ही आ गया और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो गया। तो मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर भी पूरा वीडियो लेक्चर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अब हम नेशनल इनकम का सबसे पहला मेथड डिटेल में समझते हैं, वो है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो सबसे पहले मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट समझाती हूँ। सपोज ये एक बेकर है, इस बेकर को ब्रेड प्रोड्यूस करनी है, यानी इसे ब्रेड बनानी है। ब्रेड बनाने के लिए इसे फ्लोर की रिक्वायरमेंट है। तो ये बेकर जाता है मिलर के पास। ये एक मिलर है, इससे ये कांटेक्ट करता है। मिलर के पास फ्लोर होता है तो यहाँ पर जो बेकर है ये मिलर से फ्लोर परचेज करता है वर्थ ₹500 और इस फ्लोर को ये कन्वर्ट करता है ब्रेड में और ब्रेड बेचता है वर्थ ₹700। यानी इसने फ्लोर परचेज किया है 500 रुपए का और उसको ब्रेड में कन्वर्ट करके 700 रुपए में ये उसे मार्केट में बेच रहा है। तो देखो यहाँ पर जो फ्लोर है ये क्या है? ये है इनपुट। इसका दूसरा नाम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो ₹500 है ये है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो ब्रेड है ये है आउटपुट और जो ₹700 है ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। समझ में आया? देखो बेकर ने क्या करा, बेकर ने मिलर से फ्लोर परचेज किया है 500 रुपीज में। तो जो फ्लोर है वो है इनपुट, यानी फ्लोर एक इंटरमीडिएट गुड है। उसने फ्लोर से आगे प्रोसेसिंग करके उसे कन्वर्ट किया है ब्रेड में। तो फ्लोर तो हो गई इंटरमीडिएट गुड, इसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, इनपुट भी बोल सकते हैं।
और जो ये ब्रेड बनी है ये है आउटपुट, यानी ये बना है फाइनल प्रोडक्ट जिसे वो मार्केट में सेल करेगा। तो देखो जो फ्लोर उसने 500 रुपए में खरीदा था, अब ब्रेड को वो 700 रुपए में मार्केट में सेल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेकर ने 200 रुपए और ऐड किए हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, आउटपुट के लिए। तो देखो आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस होता है ये होता है वैल्यू एडेड। तो आपको समझ में आया? तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हुए? इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है इंटरमीडिएट गुड्स जो आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। दूसरा आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट जो आगे मार्केट में सेल होगा। और तीसरी जो चीज है वो है दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी आउटपुट में से जब हम इनपुट माइनस कर देते हैं और जो दोनों के बीच में डिफरेंस आता है ये होता है वैल्यू एडेड। तो आपको समझ में आया किस तरह से आप वैल्यू एडेड निकालेंगे? देखो जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड में आपको वैल्यू निकालनी होगी। वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, उसमें से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू एडेड। तो इसमें आपको दो टर्म बहुत ध्यान रखनी है, पहली है वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये दोनों हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बता रही हूं। पहले हम लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो कई बार तो आपको क्वेश्चन में सेल्स मिलता है और कई बार आपको क्वेश्चन में दो टर्म मिलती है, एक है क्वांटिटी, दूसरा है प्राइस। तो क्वांटिटी का मतलब होता है यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड और प्राइस का मतलब होता है प्राइस पर यूनिट। जैसे देखो सपोज आपने एक पेन बनाया जो 10 रुपए का है और आपने 500 पेन बेचे, तो यहाँ पर सेल क्या होगी? आप 500 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपने 5000 की सेल की, ये हो गई आपकी सेल। तो आपको सेल में क्या करना है? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको मिल जाएगी सेल। ये आपको समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है? सेल में आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है कि सबसे पहले आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे, उसमें आप ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको दिया है उसमें से आप जब ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन स्टॉक, और इस वैल्यू को आप सेल्स में ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर? अब देखो मैं आपको सेल्स के बारे में समझाती हूँ। क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्स का मतलब होता है सेल टू हाउसहोल्ड, सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू अदर फर्म एंड सेल टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इन चारों को मिलकर सेल बनती है। देखो जो ऊपर के तीन हैं इनका मतलब होता है डोमेस्टिक सेल, और जो लास्ट का है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इसका मतलब है इंटरनेशनल सेल यानी एक्सपोर्ट। और जब ये चारों मिल जाते हैं तब बनती है सेल। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में एक्सपोर्ट अलग से दे देते हैं और सेल अलग से दे देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि सेल में एक्सपोर्ट ऐड कर देते हैं और उनका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो देखो मैंने दो केस लिए हैं इसे समझाने के लिए। पहला केस लेते हैं, सेल्स इज इक्वल टू ₹3000, एक्सपोर्ट ₹500। तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है। देखो यहाँ जो वर्ड लिखा है सेल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो ये एक्सपोर्ट की वैल्यू है ₹500 ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करेंगे और वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी ₹3000 ओनली।
हम यहाँ पर 3000 में 500 प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि सेल में ये चारों सेल इंक्लूड होती है, तभी सेल बनती है, जिसमें हाउस होल्ड भी आ जाता है, गवर्नमेंट भी आ जाती है, अदर फर्म्स भी आ जाती है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी एक्सपोर्ट भी आ जाता है, तब ये वर्ड बनता है सेल्स। समझ आया? अगर आपको क्वेश्चन में दोनों टर्म मिलती है, आपको सेल्स भी मिलती है और आपको एक्सपोर्ट भी मिलता है, तो आप एक्सपोर्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि सेल्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट की अमाउंट इंक्लूडेड है। क्लियर? तो जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे तो आप सिर्फ सेल्स की वैल्यू लिखेंगे। अब देखो दूसरा केस में आपको समझाती हूँ। दूसरे केस में क्या है, आपको दी है डोमेस्टिक सेल्स ₹800, एक्सपोर्ट्स ₹200। देखो यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड है डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सेल में जो इंटरनेशनल सेल है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे तो यहाँ हम दोनों वैल्यू ऐड करेंगे। यहाँ हम 800 प्लस 200 ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगी ₹1000। तो समझ आया आप किस तरह से सेल निकालेंगे? अगर आपको डोमेस्टिक डिफाइंड है तब आप एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आ गया? दोनों केस से आपको सेल क्लियर होगी। अगर सेल्स वर्ड मिलता है इसका मतलब इसमें चारों इंक्लूड हुए हैं, तभी ये सेल बनी है। हाउस होल्ड को भी सेल किया है, गवर्नमेंट को भी सेल किया है, अदर फर्म को भी सेल किया है और इंटरनेशनल सेल भी हुई है, उसके बाद ही ये सेल वर्ड आया है। अगर आपको डोमेस्टिक सेल मिलता है तब आप उसमें एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सेल्स में एक्सपोर्ट भी ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको खाली सेल मिलती है तो आप कभी भी एक्सपोर्ट को ऐड मत करना। अगर आपको डोमेस्टिक सेल मिलती है और एक्सपोर्ट मिलता है तब आप दोनों को ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। क्लियर? समझ आ गया आपको? फर्स्ट टर्म क्लियर होगी कि किस तरह से हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। अब आती है इसकी सेकंड टर्म, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो देखो जब रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है तो या तो हाउस होल्ड से परचेज किया जाएगा, या दूसरी फर्म से परचेज किया जाएगा, या गवर्नमेंट से परचेज किया जाएगा, या फिर इंटरनेशनल यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से परचेज किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट। तो ये तीनों जब परचेजेस होती हैं तो इन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक परचेज। और अगर हम बाहर से परचेज करते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से परचेज करते हैं, इंटरनेशनल परचेज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। तो यहां भी ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। आपको क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देते हैं और इंपोर्ट देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में इंपोर्ट प्लस कर देते हैं और उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए भी मैंने दो केस लिए हैं। पहला केस है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ₹600, इंपोर्ट्स ₹200। देखो यहाँ पर आपको क्लियरली डिफाइंड है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंपोर्ट है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको इसे ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालेंगे तो आप लिखेंगे ₹600 ओनली, आप इसमें 200 ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में ये चारों चीजें आती है, हाउस होल्ड भी आता है, अदर फर्म भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आता है, तभी परचेज बनती है रॉ मटेरियल की। क्लियर? तो जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप निकालेंगे तो सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू लिखेंगे, इसमें आप इंपोर्ट की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे।
अब देखो दूसरा केस आता है परचेजेस फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स ₹800, इंपोर्ट्स ₹200। अब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप 800 में 200 प्लस करेंगे और जो आपको ₹1000 मिलेंगे ये होगी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमने ये 200 इसमें यहाँ ऐड क्यों किए, देखो यहाँ डोमेस्टिक वर्ड क्लियरली डिफाइंड है। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी कंट्री से तो सिर्फ 800 रुपए की परचेज की है, लेकिन हमने बाहर से भी इंपोर्ट किया है ₹200 का। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। समझ आए दोनों केसेस आपको। पहले केस में क्या था, देखो यहाँ पर कहीं भी डोमेस्टिक वर्ड डिफाइन नहीं है, सिर्फ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑलरेडी इंपोर्ट इंक्लूड किया गया है, और यहाँ पर जब डोमेस्टिक वर्ड डिफाइंड हो जाता है इसका मतलब ये सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की परचेज है, और जो आउटसाइड से परचेज हुई है, जो इंपोर्ट हुआ है, उसे भी हम ऐड करेंगे तब बनेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको सिर्फ परचेजेस दिया है तो आप उसमें इंपोर्ट की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको परचेजेस में डोमेस्टिक फर्म भी दिया है तब आप इंपोर्ट की वैल्यू को ऐड करेंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स एंड फाइनल गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी। देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कभी भी कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ रॉ मटेरियल को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल से आगे फर्दर प्रोसेसिंग होती है और फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कैपिटल गुड्स मिलती है तो आप उसे कंसीडर मत करना, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर, तो आपको समझ में आ गई दोनों वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं और फाइनली हम वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। अब मैं आपको स्टेप्स बता रही हूं वैल्यू एडेड मेथड की। देखो वैल्यू एडेड मेथड में 3 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। देखो आपको पता है हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री ये सब इंक्लूड होते हैं। दूसरा सेकेंडरी यूनिट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आती है, जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल गुड्स में, जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, गारमेंट इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है और फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तीसरी यूनिट है टर्शियरी। इसमें सारा सर्विस सेक्टर इंक्लूड होता है, जैसे एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, फाइनेंस है, कम्युनिकेशन है। तो ये तीनों जो सेक्टर होते हैं, इन तीनों सेक्टर को फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया जाता है और इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, एस्टिमेट ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसे हम लिखते हैं GVA एट MP of each sector and total of GVA at MP of all sectors give GDP at market price। देखो इसे मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने तीनों सेक्टर को क्लासिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अब इन तीनों सेक्टर की ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट की जाती है, जिसे हम सिंबॉलिकली लिखते हैं GVA एट MP। आप क्वेश्चन में ये टर्म्स अप्लाई करेंगे, ऐसे आप पूरा नहीं लिखेंगे।
तो देखो हर सेक्टर की ग्रोस वैल्यू एडेड फाइंड आउट की जाती है एंड टोटल ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल सेक्टर्स गिव जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो जब तीनों सेक्टर की ग्रोस वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा GVA at market price is equal to GDP at market price। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। हमने जो ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है तीनों सेक्टर की, उनका टोटल किया, टोटल करने के बाद हमें मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और अब थर्ड स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो आपको मिल गया, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप प्लस करेंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्लियर, समझ में आया आपको? जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता रही हूं टू वैल्यू एडेड मेथड। देखो प्रिकॉशन में मैंने 4 पॉइंट लिए हैं, चारों पॉइंट आप ध्यान से सुनना, ये आप ध्यान भी रखना जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस तरह के प्रिकॉशंस लेने आपके लिए बहुत नेसेसरी है। देखो फर्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स should not be included in measurement of national income। जब आप नेशनल इनकम को मेजर करेंगे तो कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है फाइनल प्रोडक्ट में। सेकंड पॉइंट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, but brokerage or commission on such goods is included। देखो सेकंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को कहाँ इंक्लूड किया जाएगा? इनकी वैल्यू को उस ईयर में इंक्लूड किया जाएगा जिस ईयर में ये प्रोड्यूस हुई थी। क्लियर? अब देखो इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है कि ब्रोकरेज और कमीशन ऑन सच गुड्स आर इंक्लूडेड। अगर इन गुड्स की सेल या परचेज पर कोई ब्रोकरेज है या फिर कमीशन है तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। देखो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस हुई है तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक फार्मर है जो गुड्स प्रोड्यूस करता है और उस प्रोड्यूस का वो एक मेजर पार्ट सेल्फ कंजम्पशन के लिए एक तरफ रख देता है, यानी उस पार्ट को वो मार्केट में सेल नहीं करता। तो जो पार्ट सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा है उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन चाइल्ड, टीचर टीचिंग हिज ओन सन। देखो कभी भी सेल्फ कंजम्पशन की सर्विस को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे एक हाउसवाइफ है जो घर में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी सर्विस को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई डॉक्टर है और अपने खुद के बच्चे को ट्रीट कर रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई टीचर अपने खुद के बच्चे को पढ़ाता है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो आप ध्यान रखना, अगर प्रोडक्शन होता है गुड्स का फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्शन होता है सर्विस का फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन से हम वैल्यू एडेड फाइंड आउट करते हैं फॉर्म एक्स की। देखो यहाँ जो अमाउंट दी है ये लैक्स में दी है, तो पर्टिकुलर्स में क्या क्या है? पहला है सेल्स रुपीज
600। दूसरा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रुपीज 200, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल रुपीज 100, इंपोर्ट ऑफ मशीन रुपीज 200, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 40 एंड ओपनिंग स्टॉक रुपीज 10। ये जो भी अमाउंट है ये सारी लैक्स में है। तो देखो इस क्वेश्चन में ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सेल्स। सेल्स में आप प्लस करेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद आप माइनस करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स रुपीज 600, तो यहां हम लिखेंगे 600। इसके बाद हम प्लस करेंगे, यहाँ क्या है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 40 और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 10। तो जब हम ये माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 30 चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पर हम चेंज इन स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 30। इसके बाद आता है माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो रॉ मटेरियल में यहाँ पर आपको दो चीजें दी है, एक तो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर आप कितनी अमाउंट लिखेंगे। देखो जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 200, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो रुपीज 100 है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मिलता है इसका मतलब ये है कि इसमें हर तरह की परचेज इंक्लूड की गई है जिसमें एक इंपोर्ट भी शामिल है। तो यहाँ पर जो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम लिखेंगे रुपीज 200। क्लियर। और एक आइटम और है इंपोर्ट ऑफ मशीन, इसे हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि जो मशीन है ये कैपिटल गुड्स है और कैपिटल गुड्स को हम कभी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डिफाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ हमें ग्रोस वैल्यू एट मार्केट प्राइस मिलेगी रुपीज 430 लैक्स। समझ में आया। होपफुली आपको वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। और देखो नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। जो भी यहाँ पर नोट्स बनाए हैं मैंने ये सारे आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप मेरे वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना ताकि उनकी जो भी क्वेरी हो फर्स्ट मेथड से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। और आगे के जो मेथड है वो मैं आपको कमिंग वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच।